बच्चों लेट हो गया, काम कुछ अर्जेंट आ गया था। लाई शीट दीजिए। हमें केवल आखिरी टाइप आज बताना है और सीएल समाप्त हो जाएगा। चलिए आखिरी टाइप है क्या? 14 ना, ठीक। आइए 145 देखिए। एक क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 150 रन बनाया, दूसरे टेस्ट मैच में उसका रन 5:6 के अनुपात में बढ़ गया। यानी कि पहले टेस्ट मैच में उसका रन 5 था, तो दूसरे टेस्ट मैच में कितना हो गया? 6 हो गया। इसको कहते हैं बढ़ना। एक क्रिकेटर है, एक टेस्ट मैच में 150 रन बनाया है, दूसरे टेस्ट मैच में उसका रन 5:6 के अनुपात में बढ़ गया। इसका मतलब पहले टेस्ट मैच में अगर उसने 5 रन बनाया है तो दूसरे में 6 बनाएगा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? दिखाई दे रहा है? यहां पर आपका रेशियो में बढ़ गया। यह है इस भाषा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब देखिए, उसके बाद बोला है तीसरे टेस्ट मैच में उसका रन दूसरे टेस्ट मैच के रन से 4:3 के अनुपात में घट गया। यानी कि दूसरे टेस्ट मैच में अगर 4 रन है तो तीसरे टेस्ट मैच में क्या है? 3 रन है। तो ये आपका रेशियो दिया गया है घटने का। तीसरे टेस्ट मैच में उसका रन दूसरे टेस्ट मैच के मुकाबले 4:3 के अनुपात में घट गया। यानी कि दूसरे टेस्ट मैच में रन उसका 4 होगा तो तीसरे टेस्ट मैच में उसका रन क्या होगा? 3 होगा। पूछा गया है बताइए तीनों मैचों में उसने किस औसत से रन बनाया, यह पूछा गया है। तो देखिए तीनों मैच के आपको रन पता होने चाहिए। पहले मैच का रन आपको पता है 150 रन, दूसरे का नहीं पता, तीसरे का नहीं पता, लेकिन हम निकाल अवश्य लेंगे तो कि रिलेशन मेरे पास है। बोला गया है कि दूसरे टेस्ट मैच में उसका बनाया हुआ रन पहले टेस्ट मैच में बनाए हुए रन के मुकाबले बढ़ा है। साफ बोला है। किस अनुपात में बढ़ा है? 5:6 के अनुपात में बढ़ा है। अगर पहले में 5 रन बनाया है तो दूसरे में 6 रन बनाया है, लेकिन वास्तव में पहले में बनाया कितना है? 150 रन। तो ये 5 ही हमारा इक्विवेलेंट होगा किसके? 150 के। क्लियर है? किससे गुणा करेंगे 5 में कि 150 बनेगा? 30 से। तो आप 6 में भी किससे गुणा कर दीजिए? 30 से। जब अनुपात में यहां पर आपने 30 से मल्टीप्लाई किया एक पद में, तो अनुपात के दूसरे पद में भी किससे मल्टीप्लाई होगा? सेम नंबर 30 से ही। तो ये बनेगा आपका 180। दूसरे टेस्ट मैच में उसका जो रन है वो 180 है। अब देखिएगा फिर दूसरे तीसरे में क्या रेशियो है? 4 और 3 का। तो दूसरे टेस्ट मैच में रेशियो में जो रन बनाया गया है वो 4 है, लेकिन रियल में जो रन बना है वो कितना है? 180 है। तो 4 आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? 180 के। तो 4 में आपने किससे गुणा किया है कि 180 बना है? 45 से। भाग देके भी पता कर सकते हैं 45 से। तो आप 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 45 से। तो ये वैल्यू हो जाएगी 135। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों मैचों में उसने किस औसत से रन बनाया, तो औसत एवरेज क्या हो जाएगा? कुल रन बटा में कुल मैचों की संख्या कितनी है? 3। कितना आएगा एवरेज? 155। इस एवरेज से रन बना है तीनों मैच में। 155 की एवरेज से रन बना है। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को बता दीजिए। सबको समझ में आ रहा है? ये रेशियो वाली बात दोबारा से सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 145। देखिएगा इसी मेथड से करेंगे। अब यहां पर हम शॉर्टकट लगाने जाएंगे तो बेकार है, सीधे जोड़ के हम 3 से भाग कर दें वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। अब यहां एवरेज का शॉर्टकट लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। चलिए देखिए क्या है? 180 है। ठीक है, चलिए देखिए दोबारा से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 150 रन बनाया है। कितना रन बनाया? 150 रन बनाया है। दूसरे टेस्ट मैच में उसका रन 5:6 के अनुपात में बढ़ गया। इसी का अर्थ समझना है आपको। 5:6 के अनुपात में बढ़ना मतलब पहले मैच में अगर उसके 5 रन है
तो दूसरे मैच में बढ़ के क्या हो जाएंगे 6 रन। फिर आगे बोला है तीसरे टेस्ट मैच में उसका रन दूसरे टेस्ट मैच के रन से 4-3 के अनुपात में घट गया। इसका मतलब दूसरे टेस्ट मैच में अगर वो 4 रन बनाया है तो तीसरे में कितना बनाएगा 3 रन बनाएगा। सही है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर पहले मैच में वो 150 रन बनाया है, तो इसी से रिलेट करके हम दूसरा और तीसरा मैच जो खेला गया है उसमें बनाए गए रनों की संख्या पता कर सकते हैं। ये 5 आपका इक्विवेलेंट होगा किसके 150 के, किससे गुणा हुआ 30 से, तो 30 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। क्लियर है सबको। अब देखिएगा आप 45 मतलब ये देखिए 180 हो गया। अब ये 180 दूसरे मैच का रन हो गया। और दूसरे मैच के रन का रेशियो यहां से क्या है 4, तो 4 भी तो इक्विवेलेंट होगा 180 के, होगा कि नहीं। तो किससे गुणा हुआ है 45 से, तो यहां भी 45 से गुणा करेंगे। रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल फिगर फाइंड किया जाता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई। ये नहीं कि यहां 45 से कर दिया तो यहां 50 से कर दिया, नहीं। जो भी आपका जो एक्चुअल रन होगा वो 4x और 3x होगा ना। एक्चुअल रन जो होगा 4x 3x, इसका मतलब 4 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स से x क्या है सेम नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रेशियो से कभी भी आपको रियल एक्चुअल नंबर फाइंड करना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 45 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो 45 से यहां भी मल्टीप्लाई होगा। ये बात हम आपको रेशियो में बताते हैं, बार बार बताते हैं, डिटेल कर करके बताते हैं। तो देखिए पहले मैच में 150 रन, दूसरे में 180, तीसरे में 135। सबको जोड़कर मैच की संख्या 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। तो बच्चे बोल रहे हैं यहां 155 आया है। सही है, क्लियर है, ये आपका एवरेज है। अब आ जाइए 146 पे, 146 पे, 146 पे आ जाइए। अभी टेस्ट का भी आप लोग से रिपोर्ट लिया जाएगा, टेस्ट में क्या कंडीशन है आपकी, टेस्ट का भी आपसे रिपोर्ट लिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, गौतम औसतन 40 पेज पढ़ता है। सोमवार को उसने 240 पेज की किताब ली, उसने 30 पेज पढ़ा तथा अगले दिन उसके अगले दिन उसने पिछले दिनों के पेजों से 2 गुना पेज पढ़ा। अगर वह किताब को रविवार से पहले पढ़ ले, यानी कि 6 दिन में ही किताब को पढ़ के कंप्लीट करना है, तो बाकी दिनों में उसने औसतन कितने पेज पढ़े हैं यह आपको बताना है। अगले दिन उसके अगले दिन वाले में ही आपको डाउट होगा, एकदम क्लियर करेंगे हम आपको ये भाषा। देखिए औसतन 40 पेज के हिसाब से पढ़ेगा तो 6 दिन में 6 चौके 24, 240 पेज की किताब कंप्लीट हो जाएगी। खैर इसका कोई रोल है नहीं, ये जो दिया हुआ औसतन 40 पेज पढ़ता है इसका कोई रोल रहेगा नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, आप नॉर्मली कर सकते हैं क्वेश्चन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। सोमवार को 240 पेज की किताब लिया उसने, 30 पेज पढ़ लिया। ध्यान से देखिए 30 पेज उसने पढ़ लिया। अब देखिए ट्यूसडे को कितना पढ़ेगा 60 पेज पढ़ेगा, और ट्यूसडे के अगले दिन कितना पढ़ेगा 120। वही लिखा है, अगले दिन उसके अगले दिन। ये क्या है, मंडे का अगला दिन ट्यूसडे, उसका अगला दिन वेडनेसडे। ये है, इस भाषा का अर्थ क्लियर हो गया सबको? दीपक और आप, क्लियर हो रहा है इस भाषा का अर्थ? क्यों, कैसे, क्या, ये सारी चीजें आपको समझनी है। बोला गया मंडे को 30 पेज पढ़ रहा है, अगले दिन उसके अगले दिन, इसका मतलब क्या हुआ, अगले दिन मतलब ट्यूसडे, उसके अगले दिन यानी कि वेडनेसडे। उसने पिछले दिनों से 2 गुना पढ़ा। तो ट्यूसडे को पिछला दिन क्या है, मंडे है, तो 30 का 2 टाइम्स 60 पेज पढ़ेगा। वेडनेसडे का पिछला दिन क्या है, ट्यूसडे है, तो कितना पढ़ा है 60 पढ़ा है, 60 पढ़ा है, तो 60 का दुगना 120 पढ़ेगा। आ रहा है बच्चों समझ में? कुल ये कितना पढ़ चुका है 210 आपका टोटल ये पढ़ा जा चुका है। अब जितना भी यहां पढ़ना है वो कितने पेज होंगे, 240 माइनस 210 यानी कि 30 पेज बचे हैं। औसत क्या होगा प्रतिदिन का 30/3 यानी कि 10 पेज।
अब वो प्रतिदिन औसतन 10 पेज पढ़ेगा। शेष दिनों में औसतन 10 पेज पढ़ेगा। ठीक है, 3 ही दिन शेष बचा है तो औसतन कितना पेज वो पढ़ेगा? 10 पेज पढ़ेगा। अगर हम 40 का भी यूज करते हैं तो देख लेते हैं 40 में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है। समझिएगा। लेकिन क्या मतलब है, यहां अलग से दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं, ये साफ दिखाई दे रहा है 30 ही पेज बचा है। वो पढ़ चुका 210 पेज, ये कंप्लीट हो चुका है, 210 पेज वो पढ़ चुका है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में इतना पढ़ा जा चुका है। तो अभी केवल और केवल आपके पेजेस बचे कितने हैं? 30 पेज को वो 3 दिन में पढ़ेगा, यानी कि औसतन 10 पेज प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ेगा। औसतन 10 पेज प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ेगा। कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो बता दीजिए। क्लियर है ना ये चीज? चलिए अब इसके बाद आ जाइए 147, 147 नंबर के क्वेश्चन में आइए। 147 सीएल आज समाप्त हो रहा है आपका। 147 किसी ट्रेन के, समझा दूं क्या एक बार 146 फिर से समझाना पड़ेगा। देखिए 240 पेज की किताब लिया है गौतम ने और औसतन 40 पेज प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ा है और 6 दिन ही पढ़ा है। सोमवार से शुरू किया है, रविवार से पहले पढ़ के समाप्त कर दिया, यानी कि 6 दिन ही पढ़ा है। क्लियर है? तो इसका कोई रोल नहीं है, आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। देखिए मंडे को वो 30 पेज पढ़ रहा है, ठीक है। उसके अगले दिन और उसके अगले दिन लिखा ऐसे ही है भाषा, अगले दिन उसके अगले दिन, अगले दिन उसके अगले दिन का मतलब क्या? ट्यूसडे और वेडनेसडे, केवल यही अर्थ निकल के आता है। अगले दिन और उसके अगले दिन मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे को उसने पिछले दिनों से 2 गुना पढ़ा। समझ में आ रहा है आपके? पिछले दिनों से 2 गुना पढ़ा। इसका मतलब क्या? ट्यूसडे का पिछला दिन क्या होगा? मंडे। मंडे को जब 30 पढ़ा है तो ट्यूसडे को कितना पढ़ेगा? 60 पढ़ेगा। वेडनेसडे का पिछला दिन क्या है? ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को अगर 60 पेज पढ़ा है तो वेडनेसडे को कितना पढ़ेगा? कितना पढ़ेगा? 120। टोटल कितने हो गए? 3 दिनों में टोटल पेजेस कितने हो गए? 210। रिमेनिंग पेजेस कितने हैं? बचे हुए पेजेस कितने हैं जिनको पढ़ना है बताइए? अभी आपका 240 में से 210 घटेगा, आएगा 30 पेज। आ गया 30 पेज। इसको 3 दिन में पढ़ना है तो औसतन प्रतिदिन कितना पढ़ेगा बताइए? 30 बटा 3 यानी कि 10 पेज प्रतिदिन पढ़ेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? आ जाइए अगले क्वेश्चन में। किसी ट्रेन के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के किराए क्रमशः 500, 150 तथा 50 रुपए हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात 3:7:10 है। यह यात्रियों की संख्याओं का अनुपात है, एग्जैक्टली संख्याएं नहीं दी गई हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रति टिकट का औसत मूल्य कितना है। मतलब सब मिक्स कर दिया जाए, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, सभी टिकटों को मिक्स कर दिया जाए तो एक टिकट का जो मूल्य होगा औसतन वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहां पर व्यक्तियों की संख्याओं का रोल है, क्योंकि टिकट जो बिके हैं व्यक्तियों की संख्याओं के हिसाब से बिके हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां व्यक्तियों की संख्याओं का रोल है। तो हम यहां पर रेशियो देख रहे हैं व्यक्तियों की संख्याओं में, तो इस रेशियो से ही हम मान लेंगे कि मान लिया प्रथम श्रेणी में 3 यात्री यात्रा कर रहे हैं, दिया है ना ये 3, 7 और 10 का दिया है। हम मान लेंगे प्रथम श्रेणी में केवल 3 यात्री यात्रा कर रहे हैं, द्वितीय श्रेणी में 7 यात्री यात्रा कर रहे हैं और तृतीय श्रेणी में 10 यात्री यात्रा कर रहे हैं। तो टिकट इनको बेचा गया है तो उनसे कितना रुपया कलेक्ट होगा वो पता करिए। कुल धन कितना आया टिकट बेचकर? 3 यात्री, 7 यात्री और 10 यात्री को टिकट बेचकर कुल कितना धन आया, कितना धन कलेक्ट हुआ वो पता करते हैं। और उसको हम डिवाइड कर देंगे क्या? 7, 3, 10, 10, 10, 20 से, 20 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक आदमी के हाथ में जो टिकट आया है ऑन एन एवरेज वो कितने का है वो पता चलेगा। ऐसे तो ये अपना टिकट लेके निकल लिए हैं प्रथम श्रेणी वाला,
ये द्वितीय श्रेणी वाले हैं और ये तृतीय श्रेणी वाले, इनके हाथ में तो इनकी श्रेणी के ही टिकट हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर बोला जाए कि इन 20 लोगों में प्रत्येक के हाथ में औसतन कितने रुपए का टिकट है, तो सबको बराबर बताना पड़ता है ना, इसलिए एवरेज निकाला जाता है। तो क्या करेंगे, कुल धन कितना इकट्ठा हुआ वो पता करें। टिकटों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा बताइए। 3 लोग प्रथम श्रेणी वाले तो 3 गुणे 500, फिर प्लस 7 लोग द्वितीय श्रेणी वाले तो 7 गुणे 150, प्लस 10 लोग तृतीय श्रेणी वाले तो इनसे कितना रुपया कलेक्ट होगा 10 गुणे 50। कुल धन कितना आया 3050 रुपए का ये कुल धन इकट्ठा हुआ है। टिकट बेचकर 20 लोगों को कुल इतने रुपए का धन इकट्ठा हुआ है, ये 20 लोगों को बेचकर टिकट इकट्ठा हुआ है। 20 लोगों के टिकटों का कुल मूल्य कितना आया 3050। टिकट का औसत मूल्य, औसत मतलब ऐसे ही वो एक का हो गया, आ गया मतलब समझ में आया। औसत मतलब प्रत्येक के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा 3050 बटा 20 कर देंगे कितना 152.5 रुपए। प्रत्येक के हाथ में जो टिकट है औसतन 152.50 रुपए का है। कितने का है 152.50 रुपए का है। आ रहा है समझ में, नहीं समझे। देखिए टिकट बेचा गया 3 लोगों को, 7 लोगों को और 10 लोगों को, मान लिया हो सकता हो 6 लोगों को, 14 लोगों को और 20 लोगों को बेचे होते, हो सकता है 9 लोगों को, 21 लोगों को, 30 लोगों को बेचे होते। ठीक है, जो भी होगा इसी रेशियो में संख्याएं निर्धारित होंगी। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी वाले यात्रियों की संख्या इसी अनुपात में निर्धारित होगी। तो मान लेते हैं मिनिमम आपके प्रथम श्रेणी वाले 3 लोग यात्रा कर रहे हैं, 3 लोगों को टिकट बेचा गया। द्वितीय श्रेणी वाले 7 लोग यात्रा कर रहे हैं, 7 लोग टिकट खरीदेंगे। और तृतीय श्रेणी वाले 10 लोग हैं, 10 लोग टिकट खरीदेंगे। तो जब ये टिकट खरीद रहे हैं तो उससे कितना कलेक्शन हो रहा है वो पता करिए। कलेक्शन क्या है टोटल वो पता करिए। 3 गुणे 500, 1500 यहां से आया। 7 गुणे 150, 1050 यहां से आया। और 10 गुणे 50, 500 यहां से आया। टोटल कितना आ गया 3050। रेलवे के पास आया 3050। ये कुल कितने यात्रियों को टिकट बेचा गया है 20 लोगों को। तो औसत चाहिए, तो औसत का मतलब क्या, प्रत्येक के टिकट का मूल्य बराबर कर दीजिए। ऑन एन एवरेज सबके हाथ में कितने कितने रुपए का टिकट है, किसी का कम भी होगा किसी का ज्यादा भी होगा, लेकिन सबको बराबर करिए। इसी के लिए क्या निकाला जाता है एवरेज, इसी के लिए एवरेज निकाला जाता है। तो क्या हो जाएगा टिकट का औसत हो जाएगा, औसत मूल्य लिख लीजिए, मूल्य 3050 बटा 20 यानी कि 152.50 रुपए हो जाएगा। क्लियर हो गया। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया हो क्वेश्चन तो हाथ उठा दे। आपको क्लियर हुआ? पीछे वाले आप लोग बताइए, सबको क्लियर है? चलिए अभी 1 मिनट। क्लास इंग्लिश मीडियम छूट गई क्या, देख के आइए। आइए चलिए अगला क्वेश्चन है 148। किसी सर्कस शो में पहले, दूसरे एवं तीसरे दिन प्रति व्यक्ति टिकट दर क्रमशः 8 रुपए, 12 रुपए तथा 15 रुपए रखा गया है। यदि इन तीनों दिनों में सर्कस देखने गए दर्शकों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो तो सभी शो के लिए प्रति व्यक्ति कितने रुपए टिकट बैठता है? आप सॉल्व करिए क्वेश्चन। 12.13 आ गया है आंसर सबका। सेम इसी मेथड से होगा, कर लेंगे बच्चों। तो 48 नंबर का 148 डू योर सेल्फ में लगा देते हैं। 148 नंबर का क्वेश्चन डू योर सेल्फ। डू योर सेल्फ में आ जाइए। चलिए अब इसके बाद आ जाइए 149। कौन पढ़ा रहे हैं? शारिक खान, ठीक है। 149। एक व्यक्ति 7 महीने में 1694.70 औसत के हिसाब से
और अगले 5 महीने में 1810.50 औसत के हिसाब से खर्च करता है। यदि वह सारे वर्ष 3084.60 रुपए बचा पाता हो तो उसका मासिक वेतन क्या था? यह क्वेश्चन है आपका। मासिक वेतन क्या था, यह प्रश्न है। सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को बेसिक करना ही अच्छा है। खैर मैं ऑल्टरनेट मेथड तो बता ही रहा हूं, सब में बताऊंगा ही, लेकिन बेसिक से करना ज्यादा अच्छा है। बेसिक से करना क्यों अच्छा है? कुल 12 महीने का खर्च निकाल लीजिए, उसमें बचत को जोड़ दीजिए, आय आ जाएगी 12 महीने की, और 12 महीने की आय निकालकर आप उसको 12 से भाग कर देंगे तो मासिक आय आ जाएगी। ये सीधी सीधी बात है। आया समझ में? आइए चलिए लिखिए। कुल 12 महीने का व्यय, मेथड 1, 149 नंबर का क्वेश्चन है। कुल 12 माह का व्यय क्या हो जाएगा? 7 महीने का व्यय है 1694.70, तो बताइएगा 7 महीने का कुल व्यय हो जाएगा 7 × 1694.70, और 5 महीने का जो औसत व्यय है वो है 1810.50, तो 5 × 1810.50 ये हो जाएगा 5 महीने का कुल व्यय। 7 महीने का औसत व्यय 1694.70 है, तो 7 महीने का कुल व्यय होगा ना इतना, फिर 5 महीने का कुल व्यय होगा 5 × 1810.50। सही है? हो गया क्लियर? अब आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये कैलकुलेशन। सभी लोग करिए। कितना? 20,915.40 यही आ रहा है, एग्जैक्टली आएगा। यह है कुल 12 माह का व्यय। तो देखिए 12 माह की आय जो होगी वो क्या होगी? आय या वेतन का वेतन कर लीजिए, ये हो जाएगा 20,915.40 प्लस कितना? देखिए जो बचत है वो है 3084.60। कितना आएगा? 24,000 आ गया। 24,000। तो देखिए पूछा गया है मासिक वेतन क्या था, तो मासिक वेतन वो तो बराबर बराबर ही रहेगा ना। मासिक वेतन क्या रहेगा? बराबर बराबर ही रहेगा। तो 24,000 जो है वो आपके 12 माह का वेतन है। 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 माह का वेतन आएगा कितना? 2,000। ये आपका आंसर। देखिए कैलकुलेशन केवल हमें यही मिला है, कैलकुलेशन यही मिला है, और फिर नॉर्मली हमारा ये क्वेश्चन मेथड 1 से सॉल्व हो गया है। हर एक बच्चा देखे, सही है? फिर से सुन लीजिएगा। 7 माह का व्यय था 1694.70 औसतन ऑन एन एवरेज, तो 7 माह का कुल व्यय क्या होगा? 7 से गुणा करेंगे। आ रहा है समझ में? 7 से गुणा करेंगे तो 7 माह का कुल व्यय आ जाएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद 5 माह का औसतन जो व्यय था वो 1810.50 था, तो 5 माह का कुल वेतन कुल व्यय क्या हो जाएगा? 5 से गुणा करेंगे। अब देखिए कुल 12 माह का व्यय हो जाएगा, गुणा करके जोड़ दिया, इतना आ गया। अब व्यय में अगर हम बचत को ऐड कर देंगे तो क्या आता है? वेतन। जितना खर्च हुआ है उसमें क्या करिए आप किसको ऐड कर दीजिए? बचत को ऐड कर दीजिए, वेतन आ जाएगा। तो 12 माह का जो वेतन है वो ऐड करने के बाद पता चल गया आपको कितना आया? 24,000। ये 12 माह का वेतन है। तो 1 माह का वेतन क्या हो जाएगा? आप सीधे सीधे 12 से डिवाइड कर दीजिए, 2,000 आ जाएगा। सही है? आइए $150 मेथड 1। हम चाहेंगे आप इसको जरा बेसिक से करिए पहले, हम चाहेंगे जरा बेसिक से इसको करिए। आप लोग देखें कितने लोग कर पाते हैं।
बेसिक से करिए, हो गया। दोनों मेथड है, शॉर्टकट भी है इसका, बेसिक भी है। शॉर्टकट से लगा लें तो शॉर्टकट से लगा लीजिए। कौन कौन शॉर्टकट से लगा पा रहा है? दोनों से लगा लिया आपने। बेसिक तो ना बताइए, शॉर्टकट क्या लगाए हैं वो बताइए। बेसिक नहीं सोचे हैं अभी? हाँ तो ठीक है, लगाइए शॉर्टकट। कितने लोग बेसिक शॉर्टकट दोनों लगा लिए? हाथ उठाइए। बेसिक से लग गया ना? कितना आ रहा आंसर? हाँ एग्जैक्टली सही है। कुल छात्र नहीं पूछा होगा, कुल व्यय पूछा है, कुल खर्च पूछा है। नई संख्या बताइएगा आप लोग, सभी छात्रों का कुल व्यय तथा औसत व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब 120 लोग आ ही गए हैं ना उसमें। क्या है ये? क्या लीवोलन पे भी चल रहा है क्या? अच्छा यूपीएसआई वालों का। अच्छा आंसर दिए हैं चंद्रशेखर सैनी। 1.5 2.5 तो वो तो पुराना वाला है ना। अगर क्वेश्चन यदि से शुरुआत होता कि यदि इतने लोग आते तो ऐसा हो जाता, तो फिर पुराना वाला आंसर देना होता। यहां उसमें आ ही जा रहे हैं, तो अब हमें आंसर कौन सा देना होगा? नया वाला। कितने लोग कर पाए हैं? शॉर्टकट कितने लोग सोच पाए इसका? बहुत अच्छा सा प्यारा सा शॉर्टकट है। करा बेसिक किसी ने? हो गया। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ठीक है आने से तो व्यय बढ़ गया, ठीक है। तो कुछ लोग ये रिलेट कर रहे हैं कि ये जो 120 आए हैं इसी के कारण 120 रुपया बढ़ गया है व्यय। बच्चों नहीं, सुनिए, जो ये आए हैं तो भाई खाएंगे ही, व्यय बढ़ाएंगे ही, लेकिन इनका जो खर्च है पुराने वालों की तरह नहीं है। इनका खर्च अगर पुराने वालों की तरह होता तो एवरेज कम ना होता। इनका खर्च अगर पुराने वालों की तरह होता तो एवरेज कम ना होता। ये अलग टाइप के खाने वाले लोग हैं, समझिएगा। ये कम रुपए में ही खर्च चला लेते हैं अपना, तभी आपका एवरेज क्या हुआ है? कम हुआ है। अगर और ये ज्यादा खाते, ये 120 बात अलग है भाई, आए तो रुपया खर्च तो बढ़ेगा ही, लेकिन फिर भी जो इनका खाने का सिस्टम है ये कम खर्च कराते हैं। इनका खर्च क्या है? कम है। इसी में बच्चे कंफ्यूज थे, उधर 120 बढ़ जा रहा है, इधर 1 कैसे कम हो जा रहा है? क्यों नहीं होगा ऐसा? आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये उसी के बराबर खाएंगे, उसी के बराबर खाएंगे, तब तो एवरेज कम हुआ ही नहीं होता। अगर ये 120 लोग आए हैं और उसी के बराबर खाए होते तो एवरेज पर प्रभाव पड़ता क्या? नहीं पड़ता। एवरेज तो सेम ही होता। आप इतने दिन से जान रहे हैं ये चीज, तो किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो वो निकाल दीजिए। एक्स पे तो सबको कर लेना चाहिए था, एक्स पे नहीं कर पाए हैं। कितने लोग एक्स पे कर चुके हैं? मान लीजिए, वेरी गुड, मान लिया। माना प्रारंभिक औसत बराबर, माना 60 छात्रों का औसत व्यय बराबर क्या? एक्स। नया औसत व्यय क्या हो जाएगा? लोग कितने हो गए? 180। 180 छात्रों का औसत व्यय x -1 हो जाएगा। सही है? देखिए अब जो कुल व्यय हो रहा है वो कितना होगा? 180 गुणे x -1 होगा। अब जो कुल व्यय हो रहा है इतना हो रहा है। आ रहा है समझ में? अब का जो कुल खर्च है वो इतना है। भाई लोग तो 180 हो गए ना, और औसतन वो कितने का खा रहे हैं? x -1 रुपए का खा रहे हैं। तो आपका जो कुल व्यय हो जाएगा वो 180 गुणे x -1 हो जाएगा। ये मेथड 1 है, ध्यान दीजिएगा। और यही बराबर किसके होगा बताइए? पहले का जो खर्च था वो कितना था? 60x था। इसमें 120 और क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। इन्हीं के कारण ये ऐसा हुआ है। क्या है?
120, सॉरी 120 बढ़ा दीजिए, तो हल करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 2.5। ये x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया नया औसत, तो 2.5 माइनस 1 बराबर कितना 1.5। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर नया व्यय चाहिए, तो नया व्यय क्या होगा 180 लोग हैं अभी, एवरेज इसका क्या है 1.5, औसतन देखिए 1.5 के एवरेज से ये खाते हैं, तो क्या हो जाएगा 270 ना। ठीक, ये कितने लोगों का आया था, कम लोगों का आया था। गुड, आपका भी आया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुभम, खुश भी होता है सवाल लगा लगा के। क्लियर हो गया, ये था सिस्टम। यूपीएसआई वालों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। मेथड 1 है बच्चों, नहीं समझे दोबारा सुनिए ध्यान से। एक छात्रावास में 60 छात्र थे, 120 छात्रों के आ जाने से भोजन क्या व्यय 120 बढ़ गया, भोजन का व्यय क्या हो गया 120 बढ़ गया, समझिएगा भोजन का व्यय 120 बढ़ गया। ठीक, और जबकि औसत व्यय क्या हो गया है 1 कम हो गया है, तो आप लोग इसी में कॉन्ट्राडिक्शन आपको हो जा रहा है, उधर व्यय बढ़ा भी है और औसत कैसे कम हो गया। आप इसकी बात करें भाई, लोग आएंगे तो पहले से ज्यादा खर्च हो जाएगा कि नहीं, बताइए आप हमें। हो सकता हो वो पहले वालों की तुलना में कम खाते हो, कम खर्च कराते हो, फिर भी उनका व्यय बढ़ेगा। लोग आए हैं तो व्यय तो बढ़ेगा ही, किसी के आने से ऐसा तो है नहीं कि वो खाना नहीं खाएंगे, खाना तो खाएंगे ना, तो व्यय तो बढ़ेगा ही, व्यय तो 100% बढ़ना है। लेकिन औसत व्यय कम हो सकता है, कम किस स्थिति में होगा, जब वो लोग कम रुपए खर्च कराते हो, कम रुपए का खाते हो, तो औसत निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। औसत पर प्रभाव ना पड़ता, औसत उतना ही रहता, पहले जितना ही रहता। कब, जब वो लोग औसत के बराबर ही खर्च कराते हैं। निश्चित रूप से ये पुराने वाले औसत से क्या कर रहे हैं, कम खर्च करा रहे हैं, पुराने वाले औसत से ये प्रत्येक कम खर्च कर रहे हैं, इसलिए औसत कम हुआ है। तो हम यहां पर कुल व्यय में कंडीशन बना रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। कुल व्यय देखिए, मान लिया 60 लोगों का औसत खर्च जो था वो x रुपए था, तो इनका कुल व्यय क्या होगा 60x होगा। अब लोग जो आए हैं उनकी वजह से 120 रुपए व्यय बढ़ गया है, तो 120 हम कहां जोड़ेंगे, पुराने व्यय में 120 जोड़ दीजिए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, नए व्यय के बराबर हो जाएगा। और नया व्यय डायरेक्टली भी निकल सकता है, डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए अब लोग हो गए 180, लोग हो गए 180, ध्यान से देखिए, और इनका ऑन एन एवरेज खर्च जो है वो क्या है x माइनस 1 रुपए, x माइनस 1 रुपए, सही है। तो यहां से भी कुल खर्च आ जाएगा, ये भी कुल खर्च है और ये भी कुल नया खर्च है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बराबर। तो x बराबर कितना आया 2.5, ये आपका प्रारंभिक औसत है। तो चूंकि देखिए सवाल में कोई चीज ये नहीं बोला है यदि इतने लोग आते तो ये हो जाता, ऐसा नहीं बोला है। अगर केस ऐसा डालता है तो हमको प्रारंभिक ही बताना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं डाला है, ये कंफर्म बता दिया कि 120 लोग आ गए हैं और औसत ये हो गया है। इसका मतलब अब हमें नया वाला औसत बताना पड़ेगा, लिखा नहीं है फिर भी कौन सा औसत बताएंगे, नया वाला ही बताएंगे। अगर क्वेश्चन यदि से शुरुआत हुई होती तो प्रारंभिक बताते हैं, यदि का मतलब ये कहानी एक मनगढ़ंत हो जाती, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मतलब हुआ नहीं ना, तो प्रारंभिक बताना पड़ता इनिशियल वाला। अब यहां पर ऐसा तो है नहीं, 100% वो 120 लोग आए हैं, तो नया वाला ही एवरेज बताना पड़ेगा। औसत अब का क्या हो जाएगा 1.5, और नया व्यय पूछा है तो लोग 180 हो गए हैं और औसतन सब 1.5 रुपए खर्च करते हैं, तो कुल खर्च क्या हो जाएगा 270। ये बच्चों मेथड 1 था। अब आइए मेथड 2 पे। किसी ने मेथड 2 पे दिमाग लगाया, थोड़ा सोच नहीं पा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है सीएल का आप लोगों का, सिंपल दिमाग है एकदम। चलिए मैं सोचने के लिए आपको दे रहा हूं, मेथड 2 सोचिएगा बैठ के, अभी सोचिएगा, क्लास के बाद मुझे बता दें या उसके पहले बता दें। पीएस स्टार्ट करूं, मुझे तो वैसे बताना ही है, लेकिन आप एक बार सोच तो लीजिए, इतना सब मेथड 2 से कराया हूं मैं, एक बार सोच लीजिए मेथड 2। चलिए आइए पीएस में आ जाइए, बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। पीएस 1 में ईमानदारी से पढ़िएगा, पीएस 1
बोला गया है एसएससी का पूछा हुआ सवाल है यूपीएसआई वालों, लेकिन यह सोचिएगा कि यूपीएसआई का लेवल एसएससी से कम है। टीयर 2 लेवल के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, या उससे भी अच्छे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं यूपीएसआई में। तो सवाल लगाना है यूपीएसआई वालों आपको। कक्षा x के औसत अंक 83 हैं, कक्षा y के औसत अंक 76 हैं, कक्षा z के औसत अंक 85 हैं, कक्षा x और y के औसत अंक 79, x और y का औसत अंक क्या है 79, और फिर बोला है y और z का औसत अंक क्या है 81। x y z का औसत अंक क्या है? बच्चों आप हमको यह बताइए कक्षा में कितने छात्र हैं, क्या इसकी जानकारी दी गई है? दी गई है। जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी आप x y z का एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। पहली बात, कक्षा में कितने छात्र हैं जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी आप x y z का एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि औसत बराबर क्या होगा कुल अंक बटा में छात्रों की संख्या। यही करना पड़ेगा, कुल अंक बटा में छात्रों की संख्या। तो बच्चों देखिए एग्जैक्टली संख्या तो नहीं निकाली जा सकती छात्रों की, लेकिन उनका अनुपात अवश्य निकाला जा सकता है कि किस अनुपात में कक्षा में छात्र हैं। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, ध्यान दीजिएगा, किस अनुपात में छात्र हैं। आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं और आप लगा सकते हैं एवरेज भी। एक्स का एवरेज अलग से कितना है बताइए 83, वाई का एवरेज कितना है अलग से 76। जब दोनों को मिला दिया जा रहा है तो एवरेज कितना हो जा रहा है 79। समझिए इस बात को। तो बच्चों यहां देखिए एवरेज लगा दूं कि एलिगेशन? एलिगेशन। सीधे क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो ये क्या आएगा 3 और ये क्या आएगा 4। तो ये जो 3 4 है ना संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्याओं का अनुपात है, छात्रों की संख्याओं का अनुपात है। हर एक बच्चा ध्यान दे, छात्रों की संख्याओं का अनुपात है 3 4। ये आ चुका है। एलिगेशन मेथड यूज करने के बाद जब क्रॉस डिफरेंस लेते हैं तो क्या आता है, मतलब संख्याओं का अनुपात आता है या मात्राओं का अनुपात आता है, यही निकल के आता है। तो ये क्या है, छात्रों की संख्याओं का अनुपात है। उसी प्रकार से y का एवरेज 76 है और z का एवरेज क्या है 85 है। ध्यान से देखिए, और y z का मिलाकर एवरेज कितना है, y z का मिलाकर के एवरेज कितना है बताइए 81। आ रहा है समझ में? क्रॉस डिफरेंस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्या है संख्याओं का अनुपात ही है। अब क्या होगा, एक्स वाई का रेशियो है, बहुत अच्छा सवाल है, 3 4 का, वाई जेड का रेशियो है 4 5 का। समझिए इस बात को। तो आप यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 3:4:5 का रेशियो आ जाएगा। सही है, 3:4:5 का रेशियो आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड के छात्रों का औसत अंक क्या हो जाएगा, कक्षा एक्स में माना 3 छात्र, वाई में 4 छात्र और जेड में 5 छात्र हैं। तो यह बताइए कक्षा एक्स के 3 छात्रों के अंकों का कुल योग क्या होगा, 3 गुणे 83 होगा। कक्षा वाई के 4 छात्रों का कुल योग क्या होगा अंकों का 4 गुणे 76। और कक्षा जेड के सभी 5 छात्रों का कुल अंक कितना होगा 5 गुणे 85। सही है। ये एक्स वाई जेड में जो भी छात्र हैं उनके कुल अंकों का योग है और बटा में क्या करेंगे 4 3 7 5 12 कर देंगे 81.5। कितने लोगों ने निकाल के रख लिया था इसको, हाथ उठाइए। इतने ज्ञानी हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगाए होंगे, सेम यही मेथड रहा होगा आपका। सेम एक मेथड छूट गया,
इस क्वेश्चन का? कौन सा? 149 का मेथड 2 करवाने वाला था ना, क्यों नहीं बोले आप लोग? मेथड 1 जब मैंने वहां लिखा था तो 2 भी पूछना चाहिए था ना। 149 का मेथड 2 छूट गया, अब कल करवाऊंगा, ठीक है बच्चों? आज नहीं, वैसे बेकार मेथड है मेथड 2, कराऊंगा लेकिन जरूर, ठीक है? कैलकुलेशन तो वहां भी मिलेगी। 149 का मेथड 2 और 150 का मेथड 2 कब होगा? कल। दोनों पे आप काम करके आइए, घर से आप काम करके आइए, देखिए लगा पाते हैं कि नहीं। देखिए जो लगा पाएगा उसको हम लगा के आइए, फिर बताऊंगा। चलिए, अब इसके बाद दोबारा से बताना ही पड़ेगा ये सवाल। कितने लोगों को एकदम नहीं समझ में आया वो हाथ उठाएं। इतना जल्दी कैसे समझ में आ गया? आ गया? किसको किसको नहीं आया? जिम्मेदारी ईमानदारी से बताइए। देखिए औसत निकालना है, एक्स वाई जेड कक्षा के छात्रों का औसत अंक निकालना है। कैसे पता चलेगा? एक्स वाई जेड में छात्र कितने हैं ये पता चले तब तो हम उनका एवरेज निकाल पाएंगे। औसत बराबर क्या होगा? एक्स वाई जेड के छात्रों का कुल अंक बटा छात्रों की संख्या। औसत तो ऐसे निकलेगा कि हवा में निकल जाएगा? नहीं, हवा में नहीं निकलेगा। एक्स वाई जेड कक्षा के छात्रों का कुल अंक बटा में छात्रों की कुल संख्या से ही औसत निकल के आएगा एक्स वाई जेड कक्षा के छात्रों का। तो देखिए यहां पर संख्या एग्जैक्टली निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन संख्याओं का आप अनुपात बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अनुपात निकल सकता है, ध्यान से देखिएगा कैसे। देखिए एक्स और वाई कक्षा के छात्रों का औसत अंक 83 और 76 है। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा एक्स और वाई कक्षा के छात्रों के कुल अंकों को, तो उसका एवरेज 79 है। ये मिश्रण हुआ कि नहीं? मिलावट हुई। और जहां मिलावट की बात करता है वहां लगता है लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन। क्रॉस डिफरेंस ले लिया। 3 और 4 जो आ रहा है ये क्या है? ये इनकी छात्रों की संख्याओं का अनुपात है। नहीं मन कर रहा है तो ये देख लीजिए कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, ये कितना कम, 3 कम। पलट लीजिए, 4 और 3 आ रहा है ना, तो पलट लीजिए, वही संख्याओं का अनुपात होगा। एवरेज के हिसाब से मैंने बताया था ना, एलिगेशन हटा दीजिए, लेकिन एवरेज के हिसाब से भी संख्याओं का अनुपात मैंने बताया था कि यहां 4 आ रहा है, +4 और -3, तो 4 3 को पलट लीजिए तो ये हो जाएगा 3 और ये 4, ये संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। एलिगेशन अगर नहीं भी करना है तो ये भी बताया था मैंने। अब देखिए यहां से एक्स और वाई के छात्रों की संख्याओं का अनुपात आया है 3 और 4, अनुपात से ही काम चलाएंगे। जैसे वो टिकट वाले में अनुपात से काम चलाए थे ना, वैसे ही यहां भी संख्याओं के लिए इसी अनुपात का ही प्रयोग करेंगे। वाई जेड में देख लीजिए, यहां पर ये 76 है इसका एवरेज, और यहां औसत अंक 85 है। और वाई और जेड का पूरा जो मिश्रण बनेगा उसका औसत अंक क्या हो रहा है? 81 हो रहा है। सही है। क्रॉस डिफरेंस लिया जाएगा, वो क्या होगा? 4:6 आ जाएगा। यही छात्रों की संख्याओं का अनुपात हुआ वाई और जेड के। अब एक्स वाई जेड के छात्रों की संख्याओं का अनुपात, अनुपात समानुपात पढ़े हैं ना आप लोग? नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए, देख लीजिए। एक्स वाई का रेशियो 3:4 है, वाई जेड का रेशियो 4:5 है। वाई यहां भी है, वाई यहां भी है, दोनों जगह वाई की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए तो हम इसको सतत अनुपात में लिख लेंगे, कॉन्टिन्यूड रेशियो में लिख लेंगे। एक्स वाई जेड सतत हो गया ना, कॉन्टिन्यूड हो गया, तो कॉन्टिन्यूड रेशियो में लिख लेंगे सीधे सीधे। लेकिन यहां बराबर होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? वाई का मान यहां 4, वाई का मान यहां 4, बराबर है? तो बराबर नहीं है? बराबर है, कोई टेंशन नहीं। फिर एक्स वाई जेड का रेशियो 3 4 5 बन जाएगा। बराबर ना होता तो किसी संख्या से गुणा करके बराबर किया जाता है। चलिए आइए, अब एक्स वाई जेड के छात्रों का औसत अंक जो होगा वो कैसे निकलेगा? एक्स वालों का एवरेज 83 है। एक्स में कितने छात्र हैं? 3 छात्र, तो कुल अंक इनका कितना आएगा? 3 × 83। वाई में आइए, वाई में देखा जाए तो कुल छात्र 4 हैं, इनका एवरेज 76 है, तो कुल अंक क्या आ जाएगा? 4 × 76, 76। जेड में आइए, जेड में कुल छात्र 5 है, एवरेज इनका 85 था, तो कुल अंक हो जाएगा 5 × 85। सबको जोड़ दिया तो एक्स वाई जेड के छात्रों का कुल अंक आ गया, और बटा में छात्रों की संख्या 12 कर दिया हमने। ऑन एन एवरेज 81.5 सभी कक्षाओं के, सभी एक्स वाई जेड कक्षा हैं, सभी कक्षाओं के छात्रों का ये एवरेज होगा। औसतन सब इतना 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 लाएंगे, 81.5। ये आपका हो गया। मेथड 1 ही है इसके लिए, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे एग्जाम में। हो गया, एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। अब आइए,
एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। यूपीएसआई वाले आप अपने आप को एसएससी वालों से कमजोर मत समझिएगा, है ना। लीवोलन पे अर्थमेटिक आप में एक अच्छे लेवल की पूछी जाती है। अगर आपको 30 से ऊपर जाना है, 40 क्वेश्चन है यूपीएसआई में, अगर आपको 30 से ऊपर जाना है तो एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। 30 तक रहना है तो एक एवरेज लेवल का स्टूडेंट भी 30 तक के क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन 30 से ऊपर जाने के लिए चूंकि इस बार मेरिट राइज होगी, क्यों राइज होगी उसके कारण मैं कई बार वर्कशॉप लिया हूं, बताया हूं, तो मेरिट चढ़ेगी, तो 30 से ऊपर जो जाएगा वो सेफ रहेगा, तो 30 से ऊपर जाना जरूरी है, इसलिए अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। चलिए आइए दूसरा तो ओरल कर लेंगे हम लोग। दूसरे नंबर का सवाल लगाइए, कौन बच्चा यहां बैठा हुआ ओरल बताएगा दूसरा? बहुत सारे बच्चे तैयार हैं बताने के लिए, लेकिन हम पूछना चाहेंगे वो यूपीएसआई वाला बालक है वो बताएगा। बताइए, बता पाएंगे ओरल दूसरा? ट्राई करेंगे? बेसिक नहीं, ठीक है, फिर बेसिक भी लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जाइए। बेसिक भी मान लिया यूपीएसआई वाले बेसिक भी लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप ओरल बताइएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का एक निश्चित औसत है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए जो मैं शॉर्टकट करा रहा हूं। औसत 6 रन बढ़ गया, तो उसका नया औसत क्या है पूछा गया है। तो नया औसत निकालने से पहले पुराना ही निकाल लीजिए टारगेट करके। पहले क्या निकालिएगा? पुराना। तो क्या होगा? देखिए एक पारी खेलने से एवरेज बढ़ा है, यानी कि ये जो पारी में 108 रन बना है पुराने एवरेज से ज्यादा है, तभी तो आपका एवरेज बढ़ा है। 108 रन जो पारी में बनाया गया है, 11वीं पारी में 108 रन बनाया गया है, पक्का ये पुराने वाले बनाए गए एवरेज से क्या होगा? ज्यादा होगा, तभी तो एवरेज बढ़ गया है। तो जितना बढ़ा है एवरेज, मतलब जितना टोटल में वृद्धि होगी उसको 108 में से क्या कर दीजिए? माइनस। कुल वृद्धि कितनी होगी? ये 108 रन बनाने से टोटल जो वृद्धि दिखाई दे रही है 11 गुणे 6 कितना? 66 हो गया, सही है, 66 हो गया। तो 66 की वृद्धि हुई है एवरेज में, आया समझ में? तो क्या होगा? इसको सीधे सीधे 108 में से 66 घटा दीजिए, कितना आया? 42। 42 आपका पुराना एवरेज है, 6 जोड़ दीजिए तो 48 आपका क्या होगा? नया एवरेज होगा। और ऐसे ओरल कर लिया, पेन तक नहीं टच किया आपने, किया टच? पेन तक टच नहीं हुआ और एक बार में आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो ऐसे मेथड्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस देखकर जो मेरे हैं, लगातार काम करें तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, बेसिक लग जाता है एवरेज तो द बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही सवाल तो आएगा यूपीएसआई में, एवरेज से बैठिए। तो अगर बेसिक लगाते रहे तो बहुत ज्यादा डीप में जाने की, शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, समझिए बात को। हाँ, लेकिन एसएससी वाले आप लोगों को एक लेवल मेंटेन कर लेना है और चीजों को ओरल लगाना सीखना है, जो मैं अप्रोच मैंने आपको दिया हुआ है। 108 रन बनाया, एवरेज 6 क्या हो गया? बढ़ गया ना, यानी कि टोटल की वृद्धि कितनी है? 66 की। 11 है 11 पारी हो गई ना आपकी, ठीक, 66 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि का कारण कौन है? 108। 108 एवरेज से कितना ज्यादा है? 66 ज्यादा है। 66 अधिकता कौन लेके आया? 108 लेके आया है ना। 66 अधिकता कौन लेके आया? 108। तो ये एवरेज से 66 ज्यादा है, 108 एवरेज से 66 ज्यादा है, तो पुराना एवरेज 108 माइनस 66 यानी कि 42, 42। क्लियर है सारे बच्चों को? 42। अब सुनिए, नया एवरेज पूछा है तो क्या हो जाएगा? 6 जोड़ देंगे, कितना? 48, 48। आइए, 20 प्रेक्षणों का माध्य 17 है। जांच करने पर यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों को भूल से 3 और 6 के रूप में गलत उतारा गया है। यदि गलत प्रेक्षणों के स्थान पर सही मान 8 और 9 था तो सही माध्य क्या है? सुनिए, यहां पर वृद्धि हो गई है कि कमी हो गई है, गलती में वो देख लेते हैं। 8 9 का योग कितना हुआ? 17। सॉरी, कितना हो गया? 17। चढ़ना 17 चाहिए था, चढ़ना 17 चाहिए था, चढ़ा कितना? 9। कितना कम चढ़ा? 8 कम चढ़ा ना। तो 8 का एवरेज निकालिए, 8/20 कर देंगे तो 0.4। एवरेज इतना कम हो गया है, 0 पॉइंट एवरेज क्या हो गया है? 0.4 एवरेज कम हो गया है। तो सही एवरेज क्या होगा? सीधे 0.4 जोड़ दीजिए तो 17.4। ये आपका आंसर होगा। यूपीएसआई वालों को भी ऐसे ही करना है,
ये आपका ही मेथड है, आपको भी ऐसे ही एग्जाम में करना है। गलती कितने की हुई है? 9 की। 9 कम चढ़ाया गया है कि 9 नहीं 8 की। भाई देखिए 17 चढ़ना चाहिए था, 9 चढ़ गया, तो गलती कितने की? 8 की। 8 मतलब कम चढ़ा है, 8 कम चढ़ा है, तो 8 के कारण एवरेज में कमी हुई है। 8 कम चढ़ने के कारण तो कितने की कमी हुई होगी? 8 का एवरेज निकाल लीजिए। 8/20, 8/20 कितना आएगा? 0.4। तो जितना एवरेज कम हुआ है उतना उसको क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? 17.4। गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चौथे नंबर का सवाल है। m संख्याओं का औसत n की पावर 4 है और n संख्याओं का औसत m की पावर 4 है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत, m प्लस n संख्याओं का, बेसिक से ही लगेगा औसत। m संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? m n की पावर 4, सही है भाई। m संख्याओं का एवरेज n की पावर 4 है, तो इनका योग क्या होगा? m गुणे n की पावर 4 ही तो होगा। n संख्याओं का एवरेज m की पावर 4 है, तो इनका योग क्या होगा? n m की पावर 4 होगा। ये योग आ गया और योग बटा में संख्याओं की संख्या m प्लस n, यही एवरेज है। थोड़ा आगे सॉल्व करना है तो क्या कर लें? mn कॉमन, क्या आएगा? n क्यूब प्लस n m क्यूब। आगे भी ब्रेक करना है क्या? ठीक है। फॉर्मूला जानते हैं आप लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब का? किसको नहीं याद है वो ईमानदारी से बताएगा। क्लास में बैठा आपको नहीं याद है, सही बताइएगा। देखिए आप फर्स्ट डे है क्या आपका? फर्स्ट डे वाले हैं। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास एक्स्ट्रा चल रही है क्या? आपको ये नहीं पढ़ना था, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास चल रही होगी। चल रही है? अच्छा शारिक को ही लेना था ना ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा। कल चलेगी ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा। इसको अभी 2-4 दिन मत आइए, इसमें 5 बजे आइए, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री के लिए, नहीं तो वो भी समझ में नहीं आएगा। वो नया शुरू हुआ है, 5-6 दिन बाद इसमें भी नया शुरू होगा, तो बैच आपका नया हो जाएगा। बैकग्राउंड क्या है आपका? नहीं एसएससी तो आप तैयारी करेंगे ना एसएससी की, तो बैकग्राउंड क्या है? इंटर मैथ से है? श्योर है ना? इंटर मैथ से है, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a क्यूब, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आपको शायद ये याद होगा, याद था ना? बोलने में थोड़ा सा हिचक हो जाती है, नया नया इंटर मैथ है भाई ये बच्चा, तो इसको नहीं याद होगा। सबको याद है, इस बच्चे को भी याद था, लेकिन ये थोड़ा सा बोलने में पहला दिन है तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। देखिए एम एन और ये हो जाएगा m प्लस एन इन अनदर ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन अपॉन में m प्लस एन। ये इससे कैंसिल, आंसर क्या है? एम एन ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस। दीपक आप भी यूपीएसआई के हैं ना? फॉर्मूला ये याद था? a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो बहुत आता है मैथ में। ठीक है, ये आ गया तो यही तो बेस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, गुड। अब याद कर लीजिएगा इसको, ठीक, आज ही याद कर लेंगे ना कि इधर उधर सब करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, हो गया? आइए अब इसके बाद है, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 43 किलोग्राम है। उस कक्षा में 4 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया जिनके भार क्रमशः 42 किलोग्राम, 36.5 किलोग्राम, 39 किलोग्राम, 42.5 किलोग्राम है। अब कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार 42.5 किलोग्राम है। प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार, देखिए बेसिक से करने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। शॉर्टकट मैं इसका बताऊंगा आपको। शॉर्टकट मतलब वही जो अपना शिफ्टिंग चल रहा है वही चलेगा, यहां भी लगेगा, लेकिन बेसिक तो हमें एक बार कराना ही पड़ेगा। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, बहुत अति आवश्यक कार्य था, अत्यावश्यक कार्य से मैं लेट हो गया। तो अब आप लोग क्या करिए, यहीं बैठ के, ब्रेक आप लोगों का नहीं है, मुझे अगली क्लास लेनी है 10 से 15 मिनट बाद। तो अर्थमेटिक की क्लास आज कम चलिए, कल क्षतिपूर्ति कर देंगे आप लोगों की हम। ठीक,
आज इतने पर ही रोक रहा हूं, आप लोग इसको रिवीजन ले लीजिए। अगली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की है, आपको बैठना है। यूपीएसआई वाले बालक, और कितने लोग यूपीएसआई वाले हैं इस बैच में? एक, और कौन देगा? 2 शुभम, और 3, 4 लोग हैं ना यूपीएसआई वाले। चलिए आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछा करिए अर्थमेटिक में। अभी तो यूपीएसआई का अता पता चल नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि अब यूपीएसआई इस साल तो गया ही, अब बैच बनने थे लगातार बन ही गए, बस सूचनाएं आ रही है लेखपाल आएगा, यूपीएसआई आएगा। बच्चे बड़ा मिसगाइड हो रहे हैं, पता चला अभी कोचिंग कर लिया, फिर बच्चे का फ्लो टूट जाता है, लास्ट साल के लास्ट में फॉर्म आए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। खैर मान के चलिएगा कि 6 महीने बाद यूपीएसआई का पेपर है, सबको ये मान के चलना है। 6 महीना तो मुझे लगता है मिलेगा ही मिलेगा यूपीएसआई में अब से लेके। क्या लगता है आप लोग को? आप लोग तो प्रॉपर इधर उधर नजर गड़ाए रहे होंगे। दीपक बताइए कब तक एग्जाम, मतलब फॉर्म तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है 6 महीने बाद आएगा? नहीं, पेपर होगा। आएगा तो पेपर कब होगा? आप बताइए, आपके क्या विचार हैं, कब तक? तो उससे ये यूपीएसआई से मतलब नहीं, उससे पीईटी से यूपीएसआई का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप बताइए क्या कब लगता है, फॉर्म कब आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, एग्जाम कब होगा? अंतरात्मा आपकी क्या कह रही है? जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त यानी कि हाँ अगले साल की बात, तो आप 7-8 महीने पे आ गए। आप बताइए आपके क्या विचार हैं? हाँ पेपर दूसरी सरकार कराएगी। चलिए बहुत मतलब ये इनका आक्रोश है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। डेली पेपर में पढ़ते हैं कि अब एग्जाम होने वाला है, अब कोई फॉर्म आने वाला है, और हिंदुस्तान और अमर उजाला में तो हमेशा 50,000 वैकेंसी आ जाती है, सबसे बड़ी समस्या है। तो खैर ऐसा नहीं है, दूसरी सरकार नहीं, एग्जाम आपका इसी सरकार में होने वाला है, क्योंकि चुनाव है, वैकेंसी बहुत आएगी, निश्चिंत होकर तैयारी करिए। मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को 6 महीने का समय यूपीएसआई वालों को मिलने वाला है अब से लेके, तो 6 महीने की एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उसमें अच्छी तैयारी कर लीजिए। खैर मैं फिर एक वर्कशॉप ले लूंगा यूपीएसआई वालों का आप लोगों के लिए, और जानकारी दे दूंगा कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करनी है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, हो सकता है अगले महीने ही पेपर आ जाए, जनवरी में, और मार्च में एग्जाम हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, हम आयोग में तो बैठे नहीं है, समझिए बात को। तो लेकिन फिर भी हम 6 महीना मानते चल रहे हैं, अगर 4 महीने बाद भी पेपर होगा तो यूपीएसआई वालों आप लोगों को मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जो जो टॉपिक यहां क्लास में नहीं हो पाएंगे, और एक एक्सपर्ट लगा के अलग से वो वीडियो समझवा दूंगा, समझ रहे हैं, शॉर्टकट अपना के हो जाएगा कवर। बहुत सारे रास्ते हैं कोर्स को कंप्लीट कराने के, तो कि मैं गारंटी नहीं ले सकता ना कि इसमें मैं यूपीएसआई का कोर्स कंप्लीट करा पाऊंगा।